Hello everyone, this is Mohit Advocate from the Married Law Group and welcome back to another video. And in this lecture we will study भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023. ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 144 पूरा करा दिया था और जैसा कि आप सभी को पता है हमने चैप्टर 10 चलाया हुआ है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, जो कि बताता है ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स. ठीक है, तो हमने कल जो हमारा जो प्रोसीजर लॉ था सेक्शन 144 कि जो एक वाइफ मतलब कोई बच्चे या कोई माता पिता, ठीक है, और बच्चे कैसे जायज़ या नाजायज़, लेजिटिमेट भी या और इलेजिटिमेट भी. ठीक है, तो वो सेक्शन 144 BNSS के तहत एप्लीकेशन लगाए थे कोर्ट में, मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास की कोर्ट में, और वो मेंटेनेंस मांगते थे. ठीक है, तो हमने कल सेक्शन 144 बहुत अच्छे से पढ़ लिया था और अब मैं वो पढ़ाने नहीं वाला हूँ. अब मैं सेक्शन 145 से प्रावधान चालू करने वाला हूँ. ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ फर्दर सेकंड, जिससे जितने मेरे से हो सकते हैं मैं आज आपको उतने प्रावधान कराऊंगा. देखिए अब सेक्शन 145 ये प्रोसीजर बता रहा है कि प्रक्रिया क्या रहेगी जब एक व्यक्ति एप्लीकेशन लगाता है. एक व्यक्ति कौन? एक वाइफ, बच्चे या माता पिता वो एप्लीकेशन लगाते हैं मजिस्ट्रेट की कोर्ट में और उन्हें वो क्या मांगते हैं एप्लीकेशन लगाकर मजिस्ट्रेट साहब से. ठीक है, क्या मांगते हैं? मेंटेनेंस मांगते हैं कि मजिस्ट्रेट साहब आपकी कोर्ट में हमने एप्लीकेशन लगाई है. तो वाइफ किससे मांगेंगे? अपने पति से मांगेगी. बच्चे किससे मांगेंगे? या तो अपनी मम्मी से मांगेंगे या अपने पापा से मांगेंगे. और माता पिता किससे मांगेंगे? अपने बेटा बेटी से मांगेंगे. ठीक है, तो यही होता है. अब देखिए सेक्शन 145 में प्रोसीजर बता रहा है कि मजिस्ट्रेट साहब के सामने एक 144 BNSS की एक एप्लीकेशन आ गई, तो वो क्या प्रक्रिया अपनाएंगे. अब देखिए हम प्रोसीजर पढ़ेंगे कि मेंटेनेंस एप्लीकेशन कैसे प्रोसीड होती है, मतलब आगे कैसे क्या कार्रवाई होती है उसमें. अब देखिए सेक्शन 145 का सब सेक्शन 1, प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 144 में भी टेकन अगेंस्ट एनी पर्सन इन एनी डिस्ट्रिक्ट. तो जो प्रोसीडिंग है, जो प्रक्रिया है सेक्शन 144 BNSS की, वो उठाई जा सकती है, वो किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध चालू की जा सकती है और वो व्यक्ति चाहे भारतवर्ष के कोई से भी ज़िले में हो. ठीक है, अब देखिए ए और कहाँ का वो हो सकता है वो व्यक्ति जिसके विरुद्ध, मतलब जिससे मजिस्ट्रेट साहब मेंटेनेंस दिलाएंगे उसकी वाइफ को, उसके बच्चों को और उसके माता पिता को. तो वो व्यक्ति कहाँ हो सकता है? ए वेयर ही इज़, जहाँ वो व्यक्ति है ना, तो प्रोसीडिंग वहाँ भी चालू हो सकती है. मतलब मान के चलो एक व्यक्ति की वाइफ है. अब जो व्यक्ति की वाइफ है वो रहती है दिल्ली में. ठीक है, वो अलग रह रहे हैं और जो व्यक्ति है जो उस वाइफ का पति है वो रहता है गुड़गांव में. तो उस वाइफ के लिए बता रखा है कि कौन कौन से कोर्ट में वह वाइफ सेक्शन 144 BNSS की एप्लीकेशन लगा सकती है. ठीक है, तो वो कौन कौन सी कोर्ट में एप्लीकेशन लगाती है. अब देखिए वेयर ही इज़, जहाँ उसका पति है, उसका पति कहाँ है? गुड़गांव में. तो गुड़गांव कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकती है वो गुड़गांव के जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के सामने भी. वेयर ही और हिज वाइफ रिजाइड्स, या जहाँ वो व्यक्ति रहता है. ठीक है, मतलब जिससे मेंटेनेंस लेना है वो व्यक्ति जहाँ रहता है तो वहाँ भी जुरिडिक्शन बन सकती है, वहाँ भी मेंटेनेंस प्रोसीडिंग चालू हो सकती है. और हिज वाइफ रिसाइड, या जहाँ उसकी पत्नी रहती है तो वहाँ भी. जैसे हमारे एग्जांपल में मैंने बताया था कि दिल्ली में पत्नी रहती है और गुड़गांव में पति रहता है, वो अलग अलग रह रहे हैं. ठीक है, तो वाइफ को चाहिए मेंटेनेंस जो दिल्ली वाली है. अब वो या तो दिल्ली में भी एप्लीकेशन सेक्शन 144 BNSS की लगा देगी या फिर गुड़गांव में आके लगा देगी. ठीक है, यहाँ की जुरिडिक्शन बन जाएगी. अब सी वेयर ही लास्ट रिसाइडेड विद हिज वाइफ, अब वो व्यक्ति जिससे मेंटेनेंस लेना है उसकी पत्नी ने, तो वो व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ जहाँ लास्ट रहा था तो वहाँ भी उसकी पत्नी एप्लीकेशन लगा सकती है. मान के चलिए दोनों लास्ट पति पत्नी दोनों लास्ट रेवाड़ी में रहे थे. अब रेवाड़ी में उनका कोई डिस्प्यूट हुआ, मतलब आपस में पति पत्नी की लड़ाई हुई और पति गुड़गांव भाग गया और पत्नी दिल्ली आ गई. तो अब क्या होगा? वो वहाँ रिजाइड नहीं करते ना, अभी आए हैं वो, अभी वो शिफ्ट हुए हैं. तो वो एप्लीकेशन कहाँ लगा सकते हैं? वो रेवाड़ी में भी लगा सकते हैं. ठीक है, कि वो जुरिडिक्शन वो दिल्ली ऑब्वियसली, अब वो चाहे वो अभी शिफ्ट हुए हों गुड़गांव में दिल्ली में, वहाँ की भी जुरिडिक्शन बन सकती है, पर रेवाड़ी की भी जुरिडिक्शन बन सकती है जहाँ वो लास्ट रहे थे पति पत्नी. ठीक है, और देखिए और इन द केस में भी विद द मदर ऑफ द इललेजिटिमेट चाइल्ड, जहाँ एक नाजायज़ बच्चे का बाप, जहाँ एक नाजायज़ बच्चा जो इललेजिटिमेट चाइल्ड है, एक नाजायज़ कोई किड है, कोई नाजायज़ बच्चा है, उसका पिताजी जहाँ उसकी जो एक नाजायज़ बच्चा है उसकी माता के साथ जहाँ रहा था, मतलब जो नाजायज़ बच्चे की माता है उसके साथ उस नाजायज़ बच्चे का पिता रहा था, तो वहाँ भी एप्लीकेशन लगा सकता है. कौन? वो नाजायज़, वो इललेजिटिमेट चाइल्ड. ठीक है, अब देखिए डी वेयर हिज फादर और मदर रिसाइड्स.
अब एक व्यक्ति से मेंटेनेंस लेना है उस व्यक्ति के माता पिता ने, तो वो माता पिता जहाँ रहते हैं वहाँ भी सेक्शन 144B की एप्लीकेशन लगा सकते हैं और अपने बेटे या बेटी से मेंटेनेंस ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 145 का सबसेक्शन 1 जो कि ज्यूरिडिक्शन बता रहा था कि भाई ज्यूरिडिक्शन कहाँ की बन सकती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 145 का सबसेक्शन 2 जो कि बताता है all evidence in such proceedings shall be taken in the presence of the person against whom an order for payment of maintenance is proposed to be made। तो सारी की सारी गवाहियाँ, सारी की सारी एविडेंस, गवाही जिस व्यक्ति के विरुद्ध एक मतलब मेंटेनेंस प्रोसीडिंग चली हुई है उसकी हाजिरी में ली जाएगी। मतलब एक व्यक्ति की वाइफ ने एक पुरुष की वाइफ ने उसके ऊपर मेंटेनेंस का केस डाल रखा है खर्चा लेने के लिए, तो अब उस पुरुष की वाइफ कोर्ट में कोई गवाही देती है, तो अब कोर्ट मैंडेटरी है, क्या मैंडेटरी है कि जो भी उसकी वाइफ मजिस्ट्रेट के कोर्ट में गवाही दे रही है तो उसका पति वहाँ हाजिर होगा, तभी उसको क्या दिया जाएगा, तभी सारी गवाही मजिस्ट्रेट साहब लेंगे। अन्यथा तो पति हाजिर नहीं है और क्या वो गवाही दे सकता है, वो पत्नी गवाही दे सकती है कोर्ट में, नहीं दे सकती। ठीक है, तो शैल मैंडेटरी है, जिस व्यक्ति के विरुद्ध, जिस व्यक्ति के अगेंस्ट मेंटेनेंस प्रोसीडिंग चली हुई है उसका कोर्ट में हाजिर रहना आवश्यक है, तभी वो व्यक्ति जिसने मेंटेनेंस प्रोसीडिंग चला रखी है वो गवाही दे सकता है उस मामले में। ठीक है, और आगे पढ़ेंगे। और व्हेन हिज पर्सनल अटेंडेंस इज डिस्पेस्ड विद, या फिर जो जिस व्यक्ति के विरुद्ध मेंटेनेंस प्रोसीडिंग चली हुई है, मतलब जिससे मजिस्ट्रेट साहब को खर्चा दिलाना है, उस व्यक्ति की इशू ऑफ प्रोसेस करते वक्त इशू ऑफ प्रोसेस IOP करते वक्त मजिस्ट्रेट साहब ने उसकी पर्सनल हाजिरी क्या कर माफ़ कर दिया था। तो अब क्या हो रहा है देखिए, इन द प्रेजेंस ऑफ हिज एडवोकेट। तो अगर एक व्यक्ति जिसके विरुद्ध मेंटेनेंस प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई थी पर मजिस्ट्रेट साहब ने उसकी पर्सनल हाजिरी की, तुम्हें कोर्ट में आने की कोई जरूरत नहीं है, ये IOP के दौरान ही होता है, तो पर्सनल हाजिरी उसकी डिस्पेंस खारिज कर दी थी, तो अब गवाही किसकी मतलब किसकी हाजिरी में होगी, उसके एडवोकेट की, जो उसका वकील साहब रहेगा ना उसकी हाजिरी में होगी। अब देखिए, एंड शैल बी रिकॉर्डेड इन द मैनर प्रिस्क्राइब फॉर समवन्स केस। और गवाही एक व्यक्ति जिसके विरुद्ध मेंटेनेंस प्रोसीडिंग चालू है, मतलब चलाई हुई है, उसकी पत्नी ने, उसके बच्चों ने, उसके माता पिता ने, तो सारी की सारी गवाही कैसे किस तरह से ली जाएगी, जो प्रक्रिया सम्मन केस में गवाही लेने की बताई गई है उसके तहत स्टार्ट की जाएगी। ठीक है, उसके तहत गवाहियाँ ली जाएंगी और उसके तहत वो गवाही रिकॉर्ड होगी, जो सम्मन केस का रिकॉर्डिंग का प्रोसीजर है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ सेक्शन 145 का सबसेक्शन 2। तो हम इसमें 2 सेक्शन से लिंक कर लेते हैं। पहले तो इशू ऑफ प्रोसेस IOP वाला हमारा होगा व्हेन द पर्सनल अटेंडेंस वाले, जो हमारा पर्सनल अटेंडेंस का जो है इसमें मेंशन है पर्सनल अटेंडेंस इज डिस्पेंस, तो इसमें हम IOP का सेक्शन लिख लेंगे। तो पहले तो हमारा CRPC में IOP का सेक्शन 204 था, तो हम BNSS में देख लेते हैं कि 204 का सेक्शन क्या हो गया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो आप लिख लीजिए साइड में 227 इशू प्रोसेस करने का सेक्शन 227 हो गया है। ठीक है, तो आप IOP यहाँ लिख लीजिए 227। और IOP करते वक्त ही मजिस्ट्रेट साहब ने एक व्यक्ति जिसके विरुद्ध मेंटेनेंस प्रोसीडिंग चलाई है, उन्होंने IOP इशू मतलब इशू ऑफ प्रोसेस, भाई वो सम्मन भेज रहे हैं, वारंट भेज रहे हैं, ठीक है, सम्मन केस में, तो क्या होगा उस समय ही अगर मजिस्ट्रेट साहब ने हाजिरी माफ़ी दी है, मतलब उसकी पर्सनल हाजिरी को बिल्कुल ही डिस्पेंस कर दिया, खारिज कर दिया कि कोई उसे आने की ज़रूरत नहीं है, उसके विरुद्ध मेंटेनेंस केस चल रहा है लेकिन उसकी IOP के दौरान खारिज कर दिया है, तो अब क्या होगा, वो आने की ज़रूरत नहीं है, फिर उसकी पत्नी उसके खिलाफ गवाही देगी तो उसके एडवोकेट के प्रेजेंस में देगी। ठीक है, तो हमें इसमें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भी दिखाई देता है। हमें सेक्शन 145 के सबसेक्शन 2 में हमें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भी दिखाई देता है, जो कि क्या बताता है, सीधा यही बताता है कि भाई एक व्यक्ति के विरुद्ध उसकी पत्नी ने, उसके बच्चों ने या फिर उसके माता पिता ने, तीनों अलग अलग या तो सेपरेटली भी चला सकते हैं, फिर अलग अलग मतलब सेपरेटली चला दिया उन्होंने केस, या फिर पत्नी ने चला दिया, या फिर बच्चों ने चला दिया, या फिर माता पिता ने चला दिया, उस अपने मतलब पत्नी चलाएगी अपने पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस, बच्चे चलाएंगे अपने पापा के ऊपर, ठीक है, या अपनी माता के ऊपर, या फिर एक व्यक्ति जो कि बेटा है या बेटी है तो उसके माता पिता उसके ऊपर केस चला देंगे कि हमें मेरा बेटा बेटी हमने इसको पाल के इतना बड़ा कर दिया, अब इसके पास पर्याप्त सोर्सेज है और हम अब कमाने दमाने लायक नहीं रहे, ठीक है, तो हमारे मेंटेनेंस दिलाया जाए। तो अब माँ बाप अपनी बेटा बेटी से भी ले सकते हैं, मतलब बेटा से तो पहले भी ले सकते थे, अब बेटी से भी ले सकते हैं, ठीक है, और जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता दोनों से ले सकते हैं, और एक पत्नी है वो अपने पति से ले सकती है। तो हमें सेक्शन 145 के सबसेक्शन 2 में जो फॉर्मर पार्ट है क्या, ऑल एविडेंस इन सच प्रोसीडिंग शैल बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ पर्सन अगेंस्ट होम एन ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस इज प्रपोज टू बी मेड। तो सारी की सारी गवाहियाँ
उस व्यक्ति की हाजिरी में ली जाएंगी जिस व्यक्ति से आप खर्चा दिलवाने वाले हो। तो इसमें हमें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के भी रूल्स दिखाई देने को मिल जाते हैं कि जज साहब कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि राइट्स इन्फ्रिंज हो जाए, राइट्स वॉयलेट हो जाए किसकी, उस व्यक्ति की जिससे आपको खर्चा दिलाना है। तो मतलब एटलीस्ट भाई प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है। ओडी अल्ट्रम पल्ट्रम का भी हम यहाँ लीगल मैक्सिम क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। ओडी अल्ट्रम पल्ट्रम, नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है भाई, अगर जिस व्यक्ति से आपको मैजिस्ट्रेट साहब आपको खर्चा दिलाना है, मेंटेनेंस दिलाना है, तो उस व्यक्ति की हाजिरी होगी। अगर आप कोई गवाही ले रहे हो पिटिशनर से, ठीक है, एप्लीकांट से, तो उस व्यक्ति की जिससे आप खर्चा दिलाओगे आगे जाके उसकी गवाही में आप क्या लोगे, हाजिरी लोगे, मतलब सॉरी एविडेंस लोगे, ताकि वो व्यक्ति या उस व्यक्ति का वकील भाई क्रॉस एग्जामिनेशन कर सके। तो हम साइड में यहाँ लिख लेंगे प्रेजेंस जो हमारा लिखा हो इसके नीचे अंडरलाइन करके यहाँ लिख लेंगे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस लिख लेंगे, और ओडी अल्ट्रम पाल्ट्रम भी लिख लेंगे, ठीक है। इसका मतलब है नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, कि भाई एविडेंस में भी जिस व्यक्ति के खिलाफ एविडेंस दिया जा रहा है उसको भी सुनने का पूरा राइट होता है उस व्यक्ति का जिसके खिलाफ एविडेंस दिया जा रहा है, ठीक है। मतलब भाई क्या राइट होता है उसको, वो ऑब्वियसली जो उसके विरुद्ध एविडेंस दे रहा है उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है, लेकिन जो हमारी प्रक्रिया अपनाई जा रही है एविडेंस लेने में, तो वो कौन सी प्रक्रिया अपनाई जा रही है, कौन सी, सम्मन केस वाली। जो सम्मन केस में जैसे एविडेंस रिकॉर्ड होते हैं उसके तहत ही एविडेंस रिकॉर्ड किए जाएंगे मेंटेनेंस प्रोसीडिंग में। तो हम सम्मन केस को भी यहाँ अंडरलाइन कर लेते, ठीक है। तो ये हमारा वो सेक्शन 145 का सब सेक्शन 2 अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 145 के सब सेक्शन 2 का प्रोवाइजो, जो कि सब सेक्शन 2 की एक्सेप्शन है, ठीक है। अब देखिए, प्रोवाइडेड इफ द मैजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड दैट द पर्सन अगेंस्ट whom an order for payment of maintenance is proposed to be made is willfully avoiding service। तो बताया गया है जिस व्यक्ति के विरुद्ध मैजिस्ट्रेट साहब ने जिस व्यक्ति के विरुद्ध एक केस डला हुआ है, ठीक है, और मैजिस्ट्रेट साहब ने केस को एक्सेप्ट कर लिया, जिस व्यक्ति के विरुद्ध मेंटेनेंस प्रोसीडिंग चालू होने वाली है, वो अब उस व्यक्ति के पास मैजिस्ट्रेट साहब सम्मन भेजते हैं, वारंट भेजते हैं। वो व्यक्ति जिसके पास मैजिस्ट्रेट साहब भाई आईओपी करते हैं, मतलब सेक्शन 227 में इशू प्रोसेस करके कुछ सम्मन वगैरह भिजवाते हैं, तो वो व्यक्ति सर्विस नहीं ले रहा है, मतलब जानबूझ के अवॉइड कर रहा है, विलफुली अवॉइड कर रहा है, मतलब जानबूझकर टाल रहा है सर्विस को। और सर्विस कौन सी, जो मेंटेनेंस प्रोसीडिंग उस व्यक्ति की वाइफ ने, बच्चों ने, फिर माता पिता ने डाली है, अब भाई उसको पता है तो जाएगा सम्मन भेज के, नोटिस भेज के, तो वो विलफुली अवॉइड कर रहा है जानबूझकर कि ये मैजिस्ट्रेट के सम्मन है और इसमें उसको पता है कि ये मेंटेनेंस प्रोसीडिंग की एप्लीकेशन डाल दी मेरी वाइफ ने, अब मेरे को कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो विलफुली क्या कर रहा है, वो व्यक्ति क्या कर रहा है, विलफुली अवॉइड कर रहा है कि मैं सर्विस नहीं लूँगा नोटिस की। तो हम प्रोवाइजो में विलफुली अवॉइडिंग को अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। और क्या कर रहा है, और विलफुली नेग्लेक्टिंग टू अटेंड द कोर्ट, या फिर उसने सर्विस तो ले ली थी, या फिर स्वयं इच्छा से जानबूझकर क्या कर रहा है, हाजिरी नहीं दे रहा है कोर्ट में, ठीक है। अब देखिए, द मैजिस्ट्रेट में प्रोसीड्स टू हियर एंड डिटरमाइन द केस एक्स पार्टी। अब मैजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, उस मेंटेनेंस प्रोसीडिंग वाले केस को सुनेंगे, और सुनने के साथ साथ क्या करेंगे, डिटरमाइन द केस एक्स पार्टी, और तय भी कर देंगे उस मेंटेनेंस प्रोसीडिंग को एक्स पार्टी, ठीक है। एक्स पार्टी क्या होता है, अब वो व्यक्ति बेशक से ना आए, अगर मैजिस्ट्रेट साहब को ये पता लग जाता है कि वो विलफुली अवॉइड कर रहा है सर्विस को, या फिर वो विलफुली नेगलेक्ट कर रहा है और वो कोर्ट में नहीं आ रहा, तो मैजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, हियर कर देंगे एप्लीकेशन को, सुनने लग जाएंगे, और तय भी डिटरमाइन भी कर देंगे किसको, उस मेंटेनेंस एप्लीकेशन को, उस मेंटेनेंस प्रोसीडिंग को, ठीक है। और एक्स पार्टी कर देंगे, ठीक है। एक्स पार्टी आपको मैंने बता ही दिया कि अब लाख मता, अब हम तेरी मौजूदगी के बिना ही सुनेंगे, ठीक है। तो एक्स पार्टी को हम अंडरलाइन कर लेते हैं। अब देखिए, एंड एनी ऑर्डर सो मेड मे बी सेट असाइड फॉर गुड कॉज शोन ऑन एन एप्लीकेशन मेड विद इन 3 months। अब एक्स पार्टी को ऑर्डर मेड कर दिया मैजिस्ट्रेट साहब ने एक व्यक्ति के विरुद्ध, जिसके विरुद्ध मेंटेनेंस प्रोसीडिंग चालू हुई थी और वो व्यक्ति कोर्ट में नहीं आ रहा था, ठीक है, या फिर विलफुली अवॉइड कर रहा था सर्विस को, या वो कोर्ट में हाजिरी नहीं देता था सर्विस लेने के बाद भी। अब मैजिस्ट्रेट साहब ने मेंटेनेंस प्रोसीडिंग का केस तय कर दिया। अब वो व्यक्ति, उस व्यक्ति के लिए जो विलफुली आ नहीं रहा था, उसके लिए भी हमारे लेजिस्लेचर ने एक रेमेडी छोड़ दी है। क्या रेमेडी छोड़ दिया है कि अब वो गुड कोज दिखाएगा, कोई अच्छा कारण दिखाएगा मैजिस्ट्रेट साहब को, वो व्यक्ति जिसके विरुद्ध एक ऑर्डर मेड हुआ है मेंटेनेंस प्रोसीडिंग का, कि मैं क्यों नहीं आ पा रहा था कोर्ट में, ठीक है, मेरी क्या मजबूरियाँ थी कि मैं कोर्ट में नहीं आ पा रहा था, तो ये गुड कोज शोन करेगा, ठीक है। तभी मैजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, सेट असाइड कर देंगे जो उसने एक खर्चे का ऑर्डर उसके विरुद्ध
मतलब क्या किया था, बांधा था, मतलब उसके विरुद्ध एक खर्चे का ऑर्डर किया था कि तेरे को ये खर्चा देना, और एक्स पार्टी किया था। तो अब कितने टाइम के अंदर एप्लीकेशन लगाएगा वो व्यक्ति जिसके विरुद्ध मजिस्ट्रेट साहब ने एक पैसे देने का ऑर्डर तय कर दिया है, विद इन 3 मंथ्स। प्री का क्वेश्चन है, ठीक है, विद इन 3 मंथ्स, विद इन 3 मंथ्स को आप गोला लगा लीजिए। और ये 3 मंथ, और ये 3 मंथ कब से कैलकुलेट होंगे? फ्रॉम द डेट देयर ऑफ सब्जेक्ट टू सच टर्म्स इंक्लूडिंग टर्म्स एज टू पेमेंट ऑफ कॉस्ट, फ्रॉम द डेट subject to such terms including terms as to payment of cost to the opposite party as the magistrate may think just and proper। तो 3 महीने वहाँ से कैलकुलेट होंगे जहाँ से ऑब्वियसली ऑर्डर निकला है एक व्यक्ति के विरुद्ध, एक एक्स पार्टी ऑर्डर तय किया है मैजिस्ट्रेट साहब ने, ठीक है। देयर ऑफ लिखा है फ्रॉम द डेट देयर ऑफ विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट देयर ऑफ का मतलब है जिस दिन से, मतलब उस व्यक्ति के विरुद्ध एक्स पार्टी ऑर्डर निकाला है मैजिस्ट्रेट साहब ने कि ये व्यक्ति खर्चा देगा, ठीक है, उसकी अनुपस्थिति में निकाला है। तो उस दिन से 3 मंथ्स में वो एप्लीकेशन लगाएगा और सेट असाइड करा देगा उस ऑर्डर को जो कि एक्स पार्टी उसके विरुद्ध हुआ है, ठीक है। पर सब्जेक्ट टू सच टर्म्स इंक्लूडिंग टर्म्स एज टू पेमेंट ऑफ कॉस्ट, पर ऐसे ही सेटिस्फाइड नहीं हो जाएगा भाई, गुड कॉस्ट तो शोन करना, गुड कॉस्ट तो उस व्यक्ति को दिखाना ही पड़ेगा, पर साथ ही साथ जो कॉस्ट लगे हैं, खर्चे लगे हैं किसके, अपोजिट पार्टी के, ठीक है, अपोजिट पार्टी के, तो वो भी पार्टी एज द मैजिस्ट्रेट में जस्ट थिंक जस्ट एंड प्रॉपर, जो कि मैजिस्ट्रेट साहब को उचित लगता है वो कॉस्ट भी अपोजिट पार्टी को मैजिस्ट्रेट साहब उस मेंटेनेंस जिस व्यक्ति को देना था उसके खिलाफ ऑर्डर होगा तो उससे दिला देंगे, ठीक है। तो कॉस्ट भी यहाँ दिला देंगे, और कॉस्ट किसको दिलाएंगे, टू पिटिशनर को दिला देंगे, टू पिटिशनर या फिर टू एप्लीकांट, आप लिख लीजिए, आप आराम से समझ जाओगे। जिस व्यक्ति ने केस डाला हुआ है, मेंटेनेंस प्रोसीडिंग डाली हुई है, उसके फेवर में एक मजिस्ट्रेट साहब ने एक्स पार्टी ऑर्डर दे दिया था और उसको खर्चे के लिए हकदारित कर दिया था। पर अब हकदारित यूँ किया था क्योंकि जिस व्यक्ति से पैसे लेने हैं वो व्यक्ति आ ही नहीं रहा कोर्ट में, अब उसकी बिना अनुपस्थिति में मैजिस्ट्रेट साहब ने एक फैसला सुना दिया, हाँ भाई वो व्यक्ति कोर्ट में नहीं आ रहा, और जिसने केस डाला हुआ मेंटेनेंस प्रोसीडिंग डाली हुई उसने अपना केस प्रूव कर दिया, और भाई अब मैजिस्ट्रेट साहब ने 10-20 हज़ार का ऑर्डर कर दिया है। अब वो व्यक्ति जो कोर्ट में अभी है भी नहीं, वो व्यक्ति क्या करेगा, वो व्यक्ति पैसे देगा 20,000 रुपये प्रति महीना, और वो व्यक्ति 3 मंथ्स के अंदर आ जाता है और गुड कॉज दिखा देता है, एक अच्छा कारण दिखा देता है कि मैं क्यों नहीं आ पा रहा था जज साहब कोर्ट में जब मेरे खिलाफ मेंटेनेंस प्रोसीडिंग चल रही थी। तो मैजिस्ट्रेट साहब इस ऑर्डर को सेट असाइड भी कर देंगे जो 20,000 का फॉर एग्जांपल हमने लिया था, जो खर्चे का ऑर्डर बांधा था। तो अब जो उस व्यक्ति का जिसने केस चला रखा था और उसके फेवर में एक ऑर्डर भी आ गया था खर्चे का, अब मैजिस्ट्रेट साहब ने वो सेट असाइड कर दिया ऑर्डर, ठीक है, क्योंकि उस व्यक्ति ने जिसकी एक्स पार्टी ऑर्डर पास हुआ था उसने एप्लीकेशन लगाई और गुड कॉस्ट दिखाया और सेट असाइड करे। पर सेट असाइड यूँ ही नहीं होगा, उस व्यक्ति से जिसके खिलाफ मतलब एक ऑर्डर निकला था, अब उसने सेट असाइड करवा लिया वो ऑर्डर, तो वो कॉस्ट भी देगा, और किसको देगा, अपोजिट पार्टी को, ठीक है, जिसने ऑर्डर एक्स पार्टी ले लिया था, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन 145 का सब सेक्शन 2 का प्रोवाइजो। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 145 का सब सेक्शन 3 जो कि बताता है द कोर्ट इज डीलिंग विद एप्लीकेशंस अंडर सेक्शन the court in dealing with applications under section 144 shall have powers to make such order as to cost as may be just। तो बता रखा है कि द कोर्ट इन डीलिंग विद एप्लीकेशन, अब जो मैजिस्ट्रेट का कोर्ट है, जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का कोर्ट है, उनके पास उनके समक्ष एप्लीकेशन लगती है सेक्शन 144 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की, मतलब खर्चा लेने की, मतलब मेंटेनेंस प्रोसीडिंग की एप्लीकेशन लगती है। तो अब देखिए शैल हैव पावर्स, तो उस कोर्ट के पास, उस जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास पूरी की पूरी शक्तियाँ रहेंगी क्या करने की, टू मेक सच ऑर्डर एज टू कोस्ट एज मे बी जस्ट, कि वो कोस्ट का, ठीक है, क्या रकम वसूली जानी चाहिए व्यक्तियों से। तो ऑब्वियसली इसमें अब कोस्ट किससे वसूली जानी चाहिए, ऑब्वियसली पिटिशनर से भी वसूली जा सकती है या फिर किससे, रेस्पोंडेंट से भी वसूली जा सकती है। तो वो कोर्ट की पावर रहेगी, पर वो जस्ट होनी चाहिए, मतलब ठीक होनी चाहिए, ज़्यादा एक्सेसिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा हुआ सेक्शन 145 ऑफ द BNSS, जो कि मैंने आपको प्रोसीजर बताया कि मेंटेनेंस प्रोसीडिंग अगर चलानी है तो यह प्रोसीजर अपनाया जाएगा कोर्ट के द्वारा, ठीक है, कोर्ट के द्वारा। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 146 ऑफ द BNSS, ठीक है, 146 ऑफ द BNSS, ठीक है। तो हम 146 पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे फिर 147 पढ़ेंगे, ठीक है। हम 146 पढ़ेंगे और फिर 147 ही पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मैं देख लेता हूँ चैप्टर जो 11 है ना, जो चैप्टर 11 है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर चलो फिर भी मैं आपको चैप्टर 11 करवा दूंगा, इसमें 2-3 दिन का टाइम लगेगा, पर मैं करवा दूंगा आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलो अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 146 ऑफ द BNSS। चैप्टर 11 में यूँ करवा रहा हूँ क्योंकि मैंने आज तक, मतलब मैं यूँ बोल रहा था कि नहीं करवाऊँगा, क्योंकि मैंने आज तक प्री में चैप्टर जो ये 11 है, ये पहले CRPC में कुछ और चैप्टर हुआ करता था, लेकिन मेरे अच्छी तरह से याद है
मेंटेनेंस पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रांक्विलिटी एक चैप्टर होता था सीआरपीसी में भी, तो उससे इतने क्वेश्चंस बनते नहीं थे। लेकिन चलो हम थोरोली रीड कर रहे हैं भाई, पहली बार मैं आपको रीड करा रहा हूँ BNSS, ठीक है। तो मैं आपको चैप्टर 11 के सारे प्रावधान एक बार रीड करा के समझा भी दूंगा, चाहे हमारे भले ही 2-3 दिन लग जाए इस चैप्टर 11 में भी, ठीक है। पर हम सीक्वेंस बाई पूरी BNSS की किताब को पढ़ लेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 146 ऑफ द BNSS, जो कि बोलता है अल्ट्रेशन इन अलाउंस। तो अब अल्ट्रेशन अदला बदली हो जाएगी, फेरबदल हो जाएगा किसमें, जो मंथली खर्चा मैजिस्ट्रेट साहब ने एक व्यक्ति के फेवर में बांधा था, मतलब सुनाया था, अब उस अलाउंस में, उस भत्ते में क्या हो जाएगा, अल्ट्रेशन हो जाएगी, मतलब कुछ फेरबदल हो जाएगी। अब देखिए, तो हम सेक्शन 146 का पढ़ते सब सेक्शन 1 जो कि बताता है, देखिए, ऑन प्रूफ ऑफ चेंज इन सर्कमस्टांसेस ऑफ एनी पर्सन, क्या सबूत दिखाया जाएगा कि जिस व्यक्ति को आपने मेंटेनेंस भत्ता देने के लिए बोला हुआ था उसके हालात बदल गए हैं अब, ठीक है। या एक व्यक्ति जिसको आपने भत्ता लेने के लिए, मतलब उसको मंथली अलाउंस आपने उसके फेवर में किया हुआ है, अब उस व्यक्ति के भी जो एक अपने पति से, अपने पापा से, अपनी मम्मी से एक व्यक्ति, एक बच्चा, ठीक है, कुछ खर्चा ले रहा था, कुछ भत्ता ले रहा था कोर्ट के द्वारा, तो अब उसके हालात बदल गए हैं। चेंज इन सर्कमस्टांसेस ऑफ एनी पर्सन, ठीक है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंज इन सर्कमस्टांसेस की जो व्यक्ति भत्ता दे रहा था, जो व्यक्ति भत्ता ले रहा था महीने दर महीने, उसके हालात बदल गए। अब देखिए, ऑफ एनी पर्सन रिसीविंग, तो सॉरी रिसीविंग है इसमें, जो व्यक्ति भत्ता ले रहा था ना उसके हालात अब बदल चुके हैं, तो वही अल्ट्रेशन होगा अलाउंस में। अब देखिए, ऑन प्रूफ ऑफ चेंज इन द सर्कमस्टांसेस, तो इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं और रिसीविंग को हम अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब जो व्यक्ति भत्ता ले रहा था, मतलब एक व्यक्ति मजिस्ट्रेट साहब ने एक व्यक्ति के फेवर में मंथली अलाउंस का ऑर्डर करा हुआ था कि इस व्यक्ति को मैं इसके पति से, मतलब मान के चलिए एक महिला ने अपने पति के ऊपर मेंटेनेंस प्रोसीडिंग चला रखी थी। अब मजिस्ट्रेट साहब ने उस महिला के फेवर में 20,000 रुपये प्रति माह के ऑर्डर कर दिए कि इसका पति इसको 20,000 रुपये देगा। तो अब पति सबूत दिखाएगा, जब 2-4 महीने चलो वो दे भी देता है, पर 2-4 महीने बाद 5वें महीने वो पति क्या करता है, सबूत लेके आता है। क्या सबूत लेके आता है कि जज साहब, जो ये मेरी पत्नी अलाउंस रिसीव कर रही है ना, प्राप्त कर रही है महीने दर महीने भत्ता, इसके हालात बदल गए हैं। तो अब देखिए क्या होगा, अंडर सेक्शन 144 अ मंथली अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस। तो एक व्यक्ति भत्ता ले रहा था सेक्शन 144 BNSS के तहत, या तो महीने दर महीने भत्ता ले रहा था या फिर इंटरिम भत्ता ले रहा था, मतलब इंटरिम मेंटेनेंस ले रहा था, मतलब अभी केस डिसाइड नहीं हुआ है तो इतने में वो भत्ता ले रहा था। अब देखिए, और ऑर्डर अंडर द सेम सेक्शन टू पे अ मंथली अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस। हाँ, आ गया ना वही, या एक व्यक्ति को ऑर्डर किया गया था कि तुम महीने दर महीने भत्ता दोगे, ठीक है, और इंटरिम मेंटेनेंस या इंटरिम मेंटेनेंस दोगे, मतलब भत्ता लेने वाले के ऊपर भी सेक्शन 146 लगता है और भत्ता देने वाले के ऊपर भी। अब देखिए, तो हम इसको भी मार्क कर लेंगे, ऑर्डर अंडर द सेम सेक्शन टू पे मंथली अलाउंस टू पे। तो ये तो जो टू पे है ना, इससे हम समझ जाएंगे कि जो भत्ता दे रहा है ना उस व्यक्ति की भी अब हालात चेंज हो सकते हैं और अब वो भी सबूत दिखा सकता है। अब देखिए, मंथली अलाउंस और फॉर द मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस टू हिज वाइफ। तो एक व्यक्ति अपनी वाइफ को भत्ता दे रहा था, मतलब खर्चा दे रहा था मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर को मानते हुए। तो अब देखिए, या अपने चाइल्ड को दे रहा था, या फिर फादर और मदर, या फिर माता पिता को दे रहा था, एज द केस में भी, जैसा भी केस हो, मुकदमा हो। द मैजिस्ट्रेट में मेक सच अल्ट्रेशन एज ही थिंग्स फिट। तो मैजिस्ट्रेट साहब फेरबदल अल्ट्रेशन कर देंगे, मतलब कुछ उस मंथली अलाउंस, मंथली मेंटेनेंस का जो अलाउंस है या फिर इंटरिम मेंटेनेंस का जो अलाउंस है उसमें अल्ट्रेशन, कुछ फेरबदल कर देंगे उस ऑर्डर में मैजिस्ट्रेट साहब, जो भी मैजिस्ट्रेट साहब को उचित लगे, तंदुरुस्त लगे। अब देखिए, इन द अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस एज द केस में भी। और किस में करेंगे, वो ने आपको बता ही दिया, किस में करेंगे, मेंटेनेंस जो मंथली मेंटेनेंस मिल रही है उसमें, या फिर इंटरिम मेंटेनेंस जो केस अभी डिसाइड नहीं हुआ उसमें मिल रही है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ सेक्शन 146 का सब सेक्शन 1, जिसमें हम समझा कि मेंटेनेंस प्रोसीडिंग एक व्यक्ति के ऊपर चला रखी है। अब एक व्यक्ति जिसके ऊपर मेंटेनेंस प्रोसीडिंग चल रही थी वो मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर को मानते हुए भत्ता दे रहा था, और भत्ता दे रहा था तो क्या हुआ, सीधा का सीधा जो भत्ता दे रहा था तो क्या हुआ, सीधा का सीधा वो व्यक्ति क्या कर रहा था, सीधा का सीधा अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को या अपने माता पिता को वो भत्ता दे रहा था। तो अब सीधा का सीधा क्या होगा, उस व्यक्ति के हालातों में चेंज हो गए। तो वो सबूत दिखाएगा कि जी मेरे हालात अब वैसे नहीं रहे, जब मैं भत्ता आपने मेरे को देने के लिए बोला था, मेरे हालात, मैं गरीब हो गया हूँ और
तो मजिस्ट्रेट साहब उसके अल्ट्रेशन कर देंगे, ठीक है। या फिर एक केस होता है जिसमें वो वाइफ या वो माता पिता या फिर वो बच्चे उसके एक व्यक्ति से क्या ले रहे थे, वो उससे खर्चा ले रहे थे। अब उन वाइफ, माता पिता या बच्चों के हालात चेंज हो जाते हैं, तो उनके भी जो मंथली अलाउंस वो ले रहे थे उसमें भी अल्ट्रेशन कर सकते हैं मैजिस्ट्रेट साहब, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 146 का सबसेक्शन 1। हम पढ़ेंगे सबसेक्शन 2 जो कि बताता है वेयर इट अपीयर्स टू द मैजिस्ट्रेट दैट इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट, वेयर इट अपीयर्स टू द मैजिस्ट्रेट दैट इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी डिसीजन, जहाँ ये लगता है किसको, मैजिस्ट्रेट साहब को, जिन्होंने क्या किया था, जहाँ लगता है एक मैजिस्ट्रेट साहब को लगता है वेयर इट अपीयर्स टू द मैजिस्ट्रेट दैट इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट, जहाँ मैजिस्ट्रेट साहब जिन्होंने एक मंथली अलाउंस का ऑर्डर मेड किया था और उनको लगता है कि एक सिविल कोर्ट ने भी कोई ऑर्डर मेड कर दिया है इस भत्ते के हिसाब से, मतलब एलिमनी वगैरह किसी सिविल कोर्ट, मतलब फैमिली कोर्ट की ये बात हो रही है, मतलब फैमिली कोर्ट ने में भी पति पत्नी के बीच में केस डला होता, तो उन्होंने कोई कॉम्पिटेंट मतलब सक्षम सिविल कोर्ट ने एक डिसीजन दे दिया है, तो जो मैजिस्ट्रेट साहब है वो उस ऑर्डर को देखेंगे, सिविल कोर्ट वाले ऑर्डर को, और उसको भी मानेंगे। भाई क्या ऑर्डर, अब देखिए, एनी ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 144 शुड बी कैंसिल्ड और वैलिड। तो अब मैजिस्ट्रेट साहब, भाई क्रिमिनल कोर्ट है मैजिस्ट्रेट वाला तो ठीक है, और सिविल कोर्ट भाई दीवानी मुकदमा मतलब दीवानी कोर्ट है। तो अब क्या होता है, मैजिस्ट्रेट साहब, भाई सिविल कोर्ट का डिसीजन क्रिमिनल कोर्ट पे बाइंडिंग नहीं है, पर और क्रिमिनल कोर्ट का डिसीजन सिविल कोर्ट पे बाइंडिंग नहीं है। पर क्या होता है, जब एक्सप्रेसली हमारे लेजिस्लेचर ने बोल रखा है कि भाई बाइंडिंग है, तो बाइंडिंग है। मतलब अब जैसे मैजिस्ट्रेट साहब देख रहे हैं कि एक सक्षम सिविल कोर्ट ने कोई ऑर्डर मेड कर दिया है किसके भी आप पे, भाई एलिमनी वगैरह देती होगी या तो फैमिली कोर्ट ने, या फिर कुछ और पैसे पूसे दिला दी होंगी। तो अब देखिए क्या होता है, एनी ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 144, अब जो मैजिस्ट्रेट साहब ने एक ऑर्डर निकाला था सेक्शन 144 ऑफ द BNSS के तहत शुड बी कैंसिल्ड, तो अब वो ऑर्डर कैंसिल कर दिया जाएगा, मतलब खारिज कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा, एंड कर दिया जाएगा, और वैलिड, या फिर वो उसमें फेरबदल कर दिया गया। मतलब पहले क्या कर रखा था, कुछ टर्म्स एक्स्ट्रा लिख रखी थी उस ऑर्डर में, अब कुछ टर्म्स लेस लिख दिया। अब देखिए क्या होगा, ही शैल कैंसिल द ऑर्डर और एज द केस में बी वेरी द सेम अकॉर्डिंगली। तो मैजिस्ट्रेट साहब उस सिविल कोर्ट के डिसीजन को देख के अपने या तो ऑर्डर को कैंसिल कर देंगे या फिर वेरी कर देंगे, कुछ फेरबदल कर देंगे, ठीक है। तो अल्ट्रेशन और वेरी जो वर्ड है इनमें बस थिन लाइन डिफरेंस है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा होता है सेक्शन 146 का सबसेक्शन 2 जो कि मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है, जिसमें हमको यही देखने को मिला कि वैसे तो जनरल रूल क्या है, क्रिमिनल कोर्ट का डिसीजन सिविल कोर्ट पर बाइंडिंग नहीं है और सिविल कोर्ट का डिसीजन क्रिमिनल कोर्ट पर बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें लेकिन हमारे सेक्शन 146 के सबसेक्शन 2 में साफ साफ देखने को मिलता है कि सिविल कोर्ट का डिसीजन अगर कोई आया है तो मैजिस्ट्रेट साहब उसको भी लुक ओवर करेंगे, उसमें देखेंगे, उसमें विचार विमर्श करेंगे, और फिर अगर उन्होंने कोई ऑर्डर मेड किया था पहले तो उसमें अगर कैंसिलेशन की जरूरत है तो कैंसिल कर देंगे, फिर वेरिएशन की जरूरत है तो वेरिएशन कर देंगे, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, सिविल कोड इसमें अंडरलाइन कर लेते हैं और कॉन्सिक्वेंस अंडरलाइन कर लेते हैं, वेरी अंडरलाइन कर लेते हैं और कैंसिल अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं सेक्शन 146 का सबसेक्शन 3 जो कि बताता है वेयर एनी ऑर्डर हैज़ बीन मेड अंडर सेक्शन 144 इन फेवर ऑफ अ वुमेन who has been divorced by or has obtained a divorce from her husband, the magistrate shall if he is satisfied that। तो अब सेक्शन 3 क्या बताता है, वेयर एनी ऑर्डर हैज़ बीन मेड अंडर सेक्शन 144 इन फेवर ऑफ अ वुमन, जहाँ एक ऑर्डर मेंटेनेंस प्रोसीडिंग एक वुमेन ने चलाई हुई थी और एक मेंटेनेंस प्रोसीडिंग में एक ऑर्डर क्या होता है, वेयर एनी ऑर्डर हैज़ बीन मेड अंडर सेक्शन 144 इन फेवर ऑफ अ वुमन, जहाँ एक मैजिस्ट्रेट साहब ने, एक सेकंड रुकिए, एक फ़ोन आ रहा है, सॉरी यार, फ़ोन आ गए थे, 2-3 फ़ोन आ रहे थे, तो मैं अवॉइड कर रहा था कि ना उठाऊं, पर मेरे को उठाने पड़ गए, वो बहुत बार फ़ोन आ रहे थे, ठीक है। सो हम कोई नहीं अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं, मैं iMovie से वीडियो को एडिट करके अटैच कर दूंगा वीडियो, ठीक है। वैसे तो मेरी आदत है कि मैं एक बार में इन वन को ही एक घंटा या फिर 1 घंटा 20 मिनट या 15 मिनट पढ़ाता हूँ, ठीक है, और जो टॉपिक है मैं कंप्लीट ही कराता हूँ। पर अभी फ़ोन आ गया था ना, तो मैंने वीडियो काट दी थी, अब मैंने कंटिन्यू कर दिया। अब देखिए सेक्शन 146 सब सेक्शन 3 हम पढ़ रहे थे जो कि बताता है वेयर एनी ऑर्डर हैज़ बीन मेड अंडर सेक्शन 144 इन फेवर ऑफ अ वुमन, जहाँ एक सेक्शन 144 मतलब मेंटेनेंस प्रोसीडिंग एक महिला ने चलाई हुई थी और एक ऑर्डर मेड कर दिया था मैजिस्ट्रेट साहब ने सेक्शन 144 के अंतर्गत। अब देखिए हु हैज़ बीन डिवोर्स बाय, अब उस महिला को या तो उस महिला को डिवोर्स दे दिया है, ठीक है, और हैज़ ऑब्टेन अ डिवोर्स फ्रॉम, या उस महिला ने खुद डिवोर्स ले लिया, तलाक ले लिया, किससे, हर हस्बैंड, अब उसके पति से। देखिए द मैजिस्ट्रेट शैल इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट, तो अब मैजिस्ट्रेट साहब अगर संतुष्ट हो जाते हैं तो क्या करेंगे, वो शैल मैंडेटरी उन्हें करना ही पड़ेगा। ए
द वुमेन हैज़ आफ्टर द डेट ऑफ सच डिवोर्स रीमैरिड, कि जो महिला है जिसने डिवोर्स लिया था या उसके पति ने उसको डिवोर्स दे दिया था, उसने दोबारा शादी कर ली है। कैंसिल सच ऑर्डर एज फ्रॉम द डेट ऑफ हर रीमैरिज, तो कैंसिल कर दिया जाएगा ऑर्डर, मेंटेनेंस का ऑर्डर सेक्शन 144 और द BNSS में जो उसको मैजिस्ट्रेट साहब ने कोई मेंटेनेंस ग्रांट की थी, उस अब विद अफेक्ट फ्रॉम कब से कैंसिल कर दिया जाएगा, जब से जिस तारीख से उसने रीमैरिज करी है, ठीक है, जिस तारीख से उसने रीमैरिज दूसरी शादी की है ना, उस तारीख से वो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। तो मान के चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई एक पति पत्नी थे, अब पत्नी ने 2022 की जनवरी में अपने पति के ऊपर मेंटेनेंस प्रोसीडिंग सेक्शन 144 ऑफ द BNSS के तहत चालू कर दी थी। अब जब तो भाई 2022 में तो मान के चलिए 125 CRPC था, अब हम मान के चलते हैं 2022 में ही चालू कर दी थी। क्या चालू कर दी थी 2022 में ही एक पत्नी ने अपने पति के खिलाफ मेंटेनेंस प्रोसीडिंग सेक्शन 144 ऑफ द BNSS में चालू कर दी थी। तो अब क्या होता है, अब 2022 में उसके पति ने उस महिला के पति ने 2022 की मई में उससे डिवोर्स ले लिया। अब डिवोर्स ले लिया तो भाई मेंटेनेंस प्रोसीडिंग चल रही थी, तो जज साहब ने इंटरिम मेंटेनेंस सुना रखा था, वो ले रही थी, ठीक है। तो मान के चलिए 2024 की जनवरी में उस महिला ने दोबारा शादी कर ली, और दोबारा शादी कर ली तो उस दिन से ही, जिस दिन दोबारा शादी करी ना, उस दिन से वो कोई भी उसको कोई भी भत्ता देने के लिए वो हकदारी नहीं है। अब मान के चलिए जिस दिन शादी करी थी उससे पहले वाले बहुत सारे महीनों में, ठीक है, उसका क्या था, उसके पेंडिंग थे, उसके ड्यू, मतलब उसको मेंटेनेंस नहीं मिल रहा था, तो वो क्या उसको मेंटेनेंस मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा, ठीक है। जिस दिन शादी कर ली थी, दूसरी शादी रीमैरिज करी, उस दिन के बाद ही नहीं मिलेगा, लेकिन उससे पहले अगर कोई बकाया थे तो विद इन 1 ईयर वो जो ड्यू है, जो मेंटेनेंस ड्यू है, वो ले सकती है अपने पति से, ठीक है। तो यही कह रखा है सेक्शन 146 के सबसेक्शन 3 के क्लोज ए में, क्या, द वुमेन हैज़ आफ्टर द डेट ऑफ सच डिवोर्स रीमैरिड, जो महिला जिसको एक मेंटेनेंस का ऑर्डर मैजिस्ट्रेट साहब ने सुनाया हुआ था, और वो जब उसने डिवोर्स ले लिया था या उसके पति ने उसको डिवोर्स दे दिया था, उसने दोबारा शादी कर ली है, तो अब वो उसको क्या किया जाएगा, कैंसिल सच ऑर्डर, तो वो मैजिस्ट्रेट साहब मेंटेनेंस का ऑर्डर कैंसिल कर देंगे, ठीक है, एज फ्रॉम द डेट ऑफ रीमैरिज, जब से उसने दूसरी शादी की तब से कैंसिल कर दिया जाएगा, अब उसको कोई भत्ता नहीं दिया जाएगा। बी, द वुमेन हैज़ बीन डिवोर्स्ड बाय हर हस्बैंड एंड दैट शी हैज़ रिसीव्ड वेदर बिफोर और आफ्टर द डेट ऑफ सेड ऑर्डर, कि वुमेन ने डिवोर्स खुद लिया है, तलाक खुद लिया अपने पति से, ठीक है, सॉरी, द वुमेन हैज़ बीन डिवोर्स्ड बाय हर हस्बैंड, एक वुमेन को उसके पति ने डिवोर्स दे दिया है, एंड दैट शी हैज़ रिसीव्ड, उस वुमेन ने डिवोर्स लिया है, मतलब एक पति ने अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दिया, और उस पति ने क्या करा है, उस पति ने क्या किया अपनी पत्नी के साथ, या तो डिवोर्स, या तो वेदर बिफोर और आफ्टर द डेट ऑफ सेड ऑर्डर, जैसे ही भाई डिवोर्स का ऑर्डर आएगा, ठीक है, मैट्रिमोनियल कोर्ट डिवोर्स का ऑर्डर, डिवोर्स की डिग्री ग्रांट कर देगा, ठीक है, पति के फेवर में। और अब क्या होगा, तो उस ऑर्डर के आ जाने से पहले या उस ऑर्डर के आ जाने के बाद, अब ये ऑर्डर कौन सा है, डिवोर्स ऑर्डर, अब देखिए क्या होगा, द होल ऑफ द सम विच अंडर एनी कस्टमरी और पर्सनल लॉ एप्लीकेबल टू द पार्टीज, तो उस महिला को उस वुमेन को अपने पति से होल ऑफ द सम, मतलब ग्रोस सम, मतलब पूरा का पूरा पैसा मिल गया है, ठीक है, जो कि पर्सनल लॉ के हिसाब से, या फिर कस्टमरी लॉ के हिसाब से, रीति रिवाज के कानून के हिसाब से, या फिर पर्सनल लॉ, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ के हिसाब से किसको, उस महिला को मिलने चाहिए थे। तो अब क्या होगा, वो पेएबल ऑन सच डिवोर्स, जो कि उस तलाक पर, जो उस पति ने अपनी पत्नी से लिया है, उस तलाक पर उसने दे दिए पति ने पैसे, तो अब देखिए कैंसिल सच ऑर्डर, तो भी अब वो मेंटेनेंस का ऑर्डर सेक्शन 144 और द BNSS में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कह रहा है सेक्शन 146 का सब सेक्शन 3 का क्लोज बी, कि एक पति ने अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दिया, उस पति ने अब पर्सनल लॉ या और कस्टमरी लॉ के हिसाब से क्या किया है, सीधा का सीधा क्या किया है, पूरा का पूरा होल सम दे दिया है, मतलब पूरे के पूरे पैसे दे दिए अपनी पत्नी को, ठीक है, या फिर हाँ पूरे के पूरे पैसे दे दिए। जैसे ही एक मैट्रिमोनियल कोर्ट ने पति के फेवर में डिवोर्स की डिग्री सुनाई कि हाँ हम आपका डिवोर्स करते हैं, हम आपकी मैरिज को क्या करते हैं, डिग्री कर देते हैं, डिवोर्स कर देते हैं, ठीक है, क्या करते थे, नलिटी तो नहीं, डिवोर्स डिक्लेयर कर देते, मतलब तलाक हो गया आपका। तो अब उस पति ने जिसने डिवोर्स का केस डाल रखा है, तो उस तलाक के ऑर्डर से पहले पैसे दे दिए होल में, ठीक है, कस्टमरी या पर्सनल लॉ के तहत, या फिर तलाक के बाद दे दिए। तो अगर उस पत्नी ने कोई मेंटेनेंस प्रोसीडिंग भी चलाई हुई थी, ठीक है, तलाक के साथ साथ तलाक के पहले ही, तो वो उसका ऑर्डर अब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 146 का सब सेक्शन 3 का क्लोज ए और बी मैंने पढ़ाया, हम पढ़ेंगे क्लोज सी। द वुमन हैज़ obtained a divorce from her husband and that she had voluntarily surrendered her rights to maintenance
अब एक महिला ने स्वयं इच्छा से तलाक लिया है अपने पति से, और उस महिला ने स्वयं इच्छा से ही अपनी जो राइट्स है मेंटेनेंस लेने की उसको सरेंडर, उसको निस्त नाबूद कर दिया। मतलब वो नहीं चाह रही, वो स्वयं इच्छा से नहीं चाह रही कि मैं कोई मेंटेनेंस वगैरह लेना चाहती, जैसे मैं तेरे टुकड़ों पे नहीं पलना चाहती। तो अब देखिए, और इंटरिम मेंटेनेंस, या तो मेंटेनेंस नहीं लेना चाहती मंथली मेंटेनेंस, या फिर जो केस के दौरान इंटरिम मेंटेनेंस मिलता है ना वो भी नहीं लेना चाहती। अब देखिए, एज द केस में भी आफ्टर हर डिवोर्स, और किसके बाद, आफ्टर हर डिवोर्स, उसके तलाक के बाद भी नहीं लेना चाहती। अब देखिए, कैंसिल द ऑर्डर फ्रॉम द डेट देयर ऑफ। तो अब मैजिस्ट्रेट साहब उसके मेंटेनेंस का ऑर्डर जो उन्होंने फेवर में किया होता उस महिला को, वो क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब मतलब अब जो सरेंडर राइट सरेंडर होती है, एक महिला के ऊपर एक पति ने डिवोर्स का केस डाला हुआ है, या फिर मान के चलिए एक इस हमारे क्लोज सी में यही इंटरप्रिटेशन निकल के आ रही है, एक महिला ने अपने पति के ऊपर तलाक का केस डाला हुआ है, और तलाक के केस के दौरान तो वो मेंटेनेंस ले रही थी, पर जैसे उसका तलाक फाइनल हुआ उसने सरेंडर कर दी अपनी स्वयं इच्छा से अपनी राइट्स, अपने अधिकार की, मैंने डिवोर्स ले लिया, मैंने सब कुछ, मैंने जो डिवोर्स केस के दौरान तेरे से जो मेंटेनेंस प्रोसीडिंग चल रहा था उसमें पैसे ले लिए, अब हमारा डिवोर्स हो गया, मैं तेरे का कोई भी खर्चा पानी नहीं लेना चाहती। तो अगर ये उस महिला ने कर दिया है, ठीक है, डिवोर्स लेने के बाद, तो अब वो कोई भी ऑर्डर मेंटेनेंस का जो उसको पहले मैजिस्ट्रेट साहब ने उसके फेवर में सुनाया, तो अब उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, और कब से किया जाएगा, फ्रॉम द डेट देयर ऑफ, जब से डिवोर्स फाइनल हुआ है। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 146 का सब सेक्शन 3 का क्लोज ABC, जो कि मैंने आपको पढ़ाया। हम पढ़ेंगे सब सेक्शन 4, ठीक है, जो कि बताता है एट द टाइम ऑफ मेकिंग एनी डिग्री फॉर द रिकवरी ऑफ एनी मेंटेनेंस, एट द टाइम ऑफ मेकिंग एनी डिग्री फॉर द रिकवरी ऑफ एनी मेंटेनेंस, जब जिस टाइम एक डिग्री बनती है मेंटेनेंस प्रोसीडिंग में, जो मैंने कल बताया था कि क्वासाई सिविल और क्वासाई क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, तो यही बता रखा है एट द टाइम ऑफ मेकिंग एनी डिग्री फॉर द रिकवरी ऑफ एनी मेंटेनेंस, जिस समय एक डिग्री मेड कर रहे हैं, कौन भाई, सिविल कोर्ट या फिर मैजिस्ट्रेट साहब तो डिग्री मेड नहीं करेंगे, सिविल कोर्ट डिग्री मेड कर रहा है, और किस चीज़ के लिए, कि कोई मेंटेनेंस की रिकवरी वसूली की जानी है। ठीक है, और डाउरी बाय एनी पर्सन, या फिर एक व्यक्ति को दहेज दिया गया था, जो उस व्यक्ति से डाउरी का जो प्रोडक्ट है, मटेरियल है, उसकी रिकवरी करनी, वसूली की जानी। तो देखिए, टू होम अ मंथली अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस एंड इंटरिम मेंटेनेंस और एनी ऑफ देम हैज़ बीन ऑर्डर टू पेड अंडर सेक्शन 144, और किस व्यक्ति से करी जानी है डाउरी की रिकवरी या फिर किसी मेंटेनेंस के अमाउंट की रिकवरी, जिस व्यक्ति के विरुद्ध सेक्शन 144 BNSS में एक मेंटेनेंस ऑर्डर मेड हो गया था। ठीक है, या तो मंथली मेंटेनेंस ऑर्डर मेड हो गया था, या फिर इंटरिम मेंटेनेंस मेड हो गया था। ठीक है, अब देखिए, द सिविल कोर्ट शैल टेक इनटू अकाउंट द सम व्हिच हैज बीन पेड टू और रिकवर्ड बाय सच पर्सन एज मंथली अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस एंड इंटरिम मेंटेनेंस और एनी ऑफ देम एज द केस में बी इन परसुएंस ऑफ द सेड ऑर्डर। तो अब देखिए क्या होगा, द सिविल कोर्ट शैल टेक इनटू अकाउंट, तो अब जो सिविल कोर्ट है, जो अब दीवानी कोर्ट है, और दीवानी कोर्ट उस ऑर्डर को कि कितनी इस व्यक्ति से मेंटेनेंस रिकवर की जा चुकी है, या क्या इस व्यक्ति से डाउरी का सामान रिकवर किया जा चुका है, तो ऑब्वियसली किसने करवाया मेंटेनेंस किसने रिकवर करवाया है। ठीक है, किसने रिकवर करवाया मेंटेनेंस, भाई मैजिस्ट्रेट ने। ठीक है, तो मैजिस्ट्रेट साहब ने जो मेंटेनेंस वगैरह का अमाउंट रिकवरी करवाया है, या फिर डाउरी का कोई सामान है वो रिकवरी करवाया है, तो सिविल कोर्ट अपनी डिग्री में जो सिविल कोर्ट होल सम दिलाने वाला था इन एग्रीगेट उस महिला को, तो विचार विमर्श मिलेगा मैजिस्ट्रेट साहब का वो ऑर्डर कि भाई कि क्या ऑर्डर था, सिविल कोर्ट शैल टेक इनटू अकाउंट विच द सम विच हैज बीन पेड, कि कितना सम, कितनी राशि उस व्यक्ति ने जिसको कि पैसे देने हैं, मंथली अलाउंस देना, मंथली भत्ता देना, उसने पेड कर दिया, अदा कर दिया है, और रिकवर्ड बाय, या फिर जिस व्यक्ति को मतलब जो प्लेंटिफ है सिविल केस में, या फिर जो पिटिशनर है सिविल केस में फैमिली कोर्ट मैट्रिमोनियल कोर्ट के आगे, तो उसको कितने पैसे लेने हैं। ठीक है, या फिर उसने कितने पैसे वसूल कर लिए हैं, सच पर्सन एज मंथली अलाउंस फ्रॉम द मेंटेनेंस, और उस व्यक्ति से जिस व्यक्ति से मंथली अलाउंस लेना था या इंटरिम मंथली अलाउंस लेना था। ठीक है, और एनी ऑफ देम, या एनी ऑफ देम, या देने वाले ने, भत्ता देने वाले ने कितने दे दिए, या फिर भत्ता लेने वाले ने कितने रिकवर कर लिए, तो सिविल कोर्ट विचार विमर्श मिलेगा वो ऑर्डर भी। और देखिए, एज द केस में भी इन परसुएंस ऑफ द सेड ऑर्डर, जैसा भी केस हो, और किसके परसुएंस में चलते चलते, मैजिस्ट्रेट के उस ऑर्डर के परसुएंस में चलते चलते, मतलब सिविल कोर्ट मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर को देखेगा। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 146 ऑफ द BNSS, जो कि मैंने आपको पढ़ाया बहुत अच्छी तरीके से, जिसमें कि अल्ट्रेशन की बातें होती है कि अल्ट्रेशन कैसे कैसे हो सकता है। एक मेंटेनेंस के ऑर्डर में अल्ट्रेशन में क्या आता है, हमने देखा कि भाई कैंसिलेशन हो जाती है और वेरी हो जाता है, वेरिएशन हो जाती है। ठीक है, एक सेकंड रुकिए।
सॉरी गाइस, हमारे एक बहुत ही प्यारे भाई आ गए थे, तो ठीक है, तो मैंने उनको भेज दिया, थोड़ी देर बाद आने के लिए बोला, ठीक है। चलो ये हमारा हो गया। फिर सेक्शन 146 हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमने अब पढ़ लिए 145 और 146 पढ़ लिया है। अब हम आज का लास्ट प्रावधान पढ़ते हैं, जो कि है सेक्शन 147 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ चैप्टर 10, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं सेक्शन 147, जो कि आज का लास्ट प्रावधान रहेगा। फिर कल से हम अपना चैप्टर 11 के प्रावधान चालू करेंगे पढ़ना, ठीक है। क्योंकि आज आप जैसे देख भी रहे हो कि मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, पर फिर भी मैंने पढ़ाया है, ठीक है। कोई नहीं, मैं वो नहीं कह रहा कि मैंने पढ़ाया है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं अपना लास्ट प्रावधान आज का, सेक्शन 147 ऑफ द BNSS, जो कि बोलता है एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस। अब एक व्यक्ति के फेवर में एक मेंटेनेंस का कोई ऑर्डर, ठीक है, सेक्शन 144 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट साहब ने पास कर दिया है। तो अब उस ऑर्डर को, वो तो एक कागज़ का टुकड़ा है, वो तो एक पेपर है, उसके ऊपर भाई कंटेंट सब्सटेंस लिखी हुई है। तो अब उसकी एनफोर्समेंट, उसको कहाँ उस मेंटेनेंस ऑर्डर को एनफोर्स किया जा सकता है, मतलब कोर्ट उसको हरकत में ला सकता है, ठीक है। अब देखिए सेक्शन 147, तो अब एनफोर्समेंट का मतलब क्या होता है। अब भाई मान के चलिए एक पत्नी ने अपने पति के खिलाफ सेक्शन 144 ऑफ द BNSS में केस चालू किया था, मतलब भत्ते का केस डाला था, और अब पत्नी के फेवर में मजिस्ट्रेट साहब ने भत्ते का ऑर्डर 20,000 रुपये का मेड कर दिया। तो अब उन्होंने भाई पत्नी के वकील ने पत्नी को नकल निकलवा के दे दी। अब पत्नी बोल रही है अपने वकील को कि अरे वकील साहब, मैंने तो पैसे मांगे थे, आप मेरे को एक कागज़ क्या दे रहे हो, आप मेरे को कागज़ क्या दे रहे हो, मेरे को तो पैसे दिलाओ। तो वो तो सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है। अब मान के चलिए वो प्रोसीडिंग जो पत्नी ने अपने पति के ऊपर डाली, वो गुड़गांव में डाली थी। अब जैसे ही उसके पति के ऊपर गुड़गांव में वो उधर तो हाजिरी दे रहा था, जैसे मेंटेनेंस प्रोसीडिंग चल रही थी, वो तो फुल डिफेंस ले रहा था, पर उसका डिफेंस कोई काम नहीं आया। वो अब उसके खिलाफ अब मेंटेनेंस ऑर्डर भाई अगेंस्ट में उसके विरुद्ध में आ गया 20,000 रुपये का। अब वो गुड़गांव को छोड़ के गोवा भग गया है। तो क्या गोवा में उस एनफोर्सेबिलिटी हो सकती है उस मेंटेनेंस ऑर्डर की? तो वही हम पढ़ेंगे सेक्शन 147 में। अब देखिए बॉडी पढ़ रहा हूँ, अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग। तो एक नकल किस ऑर्डर की, किस निर्णय की, किस ऑर्डर की नकल दी जाएगी? जो मेंटेनेंस का ऑर्डर, मतलब फाइनल ऑर्डर जो मेंटेनेंस का मेड किया उसकी नकल, और इंटरिम मेंटेनेंस जो एक केस की प्रक्रिया, मतलब एक प्रोसीडिंग, मेंटेनेंस प्रोसीडिंग के दरमियान, मतलब प्रक्रिया कोई चल रही है उसके दौरान इंटरिम मेंटेनेंस अगर मजिस्ट्रेट साहब ने अवॉर्ड कर दिया है, उसकी कॉपी, उसकी नकल, एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग। तो साथ अगर कोई मेंटेनेंस ऑर्डर किया है तो साथ में जो एक व्यक्ति ने मतलब केस चला रखा है, उसको कोई खर्चे उर्चे हुए हैं केस चलाने में, तो वो खर्चे भी दिलाए जाएंगे। तो साथ उसके ऑर्डर की भी नकल। अब देखिए एज द केस में भी, तो जैसे मुकदमा हो, शैल बी गिवन विदाउट पेमेंट टू द पर्सन इन हुज फेवर इट इज मेड। तो वो कॉपी दी जाएगी उस व्यक्ति को दी जाएगी, किसको? इन हुज फेवर इट इज मेड, जिसके फेवर में वो मंथली अलाउंस, मंथली मेंटेनेंस और मंथली इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर और एक्सपेंसेस का ऑर्डर मेड हो। तो उसको विदाउट पेमेंट, कोई भी वो फीस नहीं भरेगी या भरेगा, और उसको उसके फेवर में एक मजिस्ट्रेट साहब ने मंथली अलाउंस का ऑर्डर मेड कर दिया, तो उसको दिया जाएगा विदाउट टेकिंग एनी फीस, ठीक है। और जिसके फेवर में एक मंथली मतलब खर्चे का ऑर्डर मजिस्ट्रेट साहब ने किया है, मतलब जिसको खर्चा दिलाना है उसको दी जाएगी। और देखिए और किसको दी जाएगी? और टू हिज गार्जियन, या फिर अगर छोटा बच्चा है, ठीक है, या छोटा बच्चा है तो उसके गार्जियन को दी जाएगी। मतलब एक छोटा बच्चे ने अपने माता पिता से मेंटेनेंस की प्रोसीडिंग चला रखी है और खर्चा मजिस्ट्रेट साहब ने बांध दिया है, मतलब अवॉर्ड कर दिया है, तो अब उसके गार्जियन को दी जाएगी। भाई छोटे बच्चे को नकल नहीं दी जाएगी, छोटा बच्चा तो माइनर है, तो उसके गार्जियन को दी जाएगी, जो उसकी मतलब रेख देख कर रहा है, ठीक है। इफ एनी, अगर कोई है तो, और टू द पर्सन टू होम द अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस और द अलाउंस फॉर द इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग एज द केस में बी इज टू बी पेड। और उस व्यक्ति को भी दी जाएगी जो व्यक्ति अब ये भत्ता, मतलब मंथली अलाउंस, मंथली मेंटेनेंस अलाउंस या फिर मंथली इंटरिम मेंटेनेंस अलाउंस और उस प्रक्रिया की प्रोसीडिंग के खर्चे देने वाला है, उसको भी एक नकल दी जाएगी, ठीक है। और देखिए एंड सच ऑर्डर में बी एनफोर्स बाय एनी मैजिस्ट्रेट इन एनी प्लेस। और ये जो मेंटेनेंस का ऑर्डर है, ये मेंटेनेंस का ऑर्डर कोई भी मैजिस्ट्रेट और किसी भी भारतवर्ष की जगह में एनफोर्स, मतलब चलन में ला सकता है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल दूंगा, वेयर द पर्सन अगेंस्ट हुम इट इज मेड मे बी, और जहाँ एक व्यक्ति जिसके विरुद्ध एक मेंटेनेंस का ऑर्डर मेड हुआ था, वो व्यक्ति जहाँ भी है उसके विरुद्ध वहीं एनफोर्समेंट में लाया जा सकता है, ठीक है। ओन सच मैजिस्ट्रेट बीइंग सेटिस्फाइड एज टू द आइडेंटिटी ऑफ द पार्टीज और एट एनी प्लेस, ठीक है, एट एनी प्लेस बाय एनी मैजिस्ट्रेट, कि वो एट एनी प्लेस पे जो मैजिस्ट्रेट है वो संतुष्ट होना चाहिए कि
ये जो पार्टी एनफोर्समेंट करवा रही है अपने मेंटेनेंस ऑर्डर का, ये वही पार्टी है जिसके फेवर में मेंटेनेंस ऑर्डर ग्रांट किया था एक मजिस्ट्रेट साहब ने, या जिसके विरुद्ध वो एनफोर्समेंट करवा रही है वही व्यक्ति है जिसके विरुद्ध एक मजिस्ट्रेट साहब ने कभी मेंटेनेंस ऑर्डर पास किया था, जिसको पैसे देने थे। ठीक है, एंड द नॉन पेमेंट ऑफ द अलाउंस, ठीक है, और एज द केस में भी एक्सपेंसेस ड्यू। ठीक है, और या तो और क्या क्या एनफोर्समेंट हो सकती है, कोई नॉन पेमेंट ऑफ द अलाउंस, कोई भाई बकाया बाकी है और एक व्यक्ति कहीं भाई, इसका एग्जांपल दूंगा आपको तुरंत समझ आएगा, कोई बकाया बाकी है और एक व्यक्ति बिना बकाए दिए किसी और जगह चला गया इंडिया में, भारतवर्ष में, तो एक वहाँ जाकर उसकी पत्नी उतनी एनफोर्सिबिलिटी करवा सकती है, अपना बकाया ले सकती है, और एज द केस में भी एक्सपेंसेस ड्यू, या फिर एक व्यक्ति से खर्चे उर्चे जो एक पत्नी ने उसके ऊपर केस डाला था खर्चे लेने का, उसके पत्नी को केस में कितने एक्सपेंसेस खर्चे हुए थे तो वो भी दिलाए जा सकते हैं किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा और भारत की किसी भी जगह पर। ठीक है, किसी भी जगह पर। तो हम इसको मार्क कर लेते पहले, बी एनफोर्स्ड by any magistrate in any place where the person against whom it is made may be। तो सीधा सीधा हमारा सेक्शन 147 यही कह रहा है कि भाई मान के चलिए ऊपर फॉर्मल पार्ट जो सेक्शन 147 का वो तो यही कह रहा है कि नकल दी जाएगी जिस व्यक्ति के फेवर में एक मेंटेनेंस ऑर्डर, एक भत्ते का ऑर्डर मेड किया है, और उसको भी नकल दी जाएगी जिसके अगेंस्ट में एक भत्ते का ऑर्डर, मतलब जिसको भत्ता देना है, ठीक है, उनको नकल दी जाएगी। ठीक है, तो अगर जिस व्यक्ति के फेवर में एक भत्ते का ऑर्डर मेड किया है, अगर वो माइनर है, वो अगर भाई माइनर है तो ऑब्वियसली उसके गार्जियन को नकल दे दी जाएगी। तो फॉर्मल पार्ट में हमारे सेक्शन 147 में तो ये बता रहा है। फिर हमारे 147 के लेटर पार्ट में एनफोर्सेबिलिटी के बारे में बात करा रहा है कि एक व्यक्ति है जिसको कि मंथली अलाउंस, ठीक है, या फिर इंटरिम मंथली अलाउंस लेना है, और उसको लेना है, और जिस व्यक्ति से लेना है वो व्यक्ति भारतवर्ष के किसी कोने में जाकर अब दुबक गया है, ठीक है, उसने अपनी जगह चेंज कर ली है। तो अब यही कह रहा है कि वो व्यक्ति जिसको लेना है ना, अब उसको फॉलो करेगा और वो जहाँ है ना उसके जुरिडिक्शन वाले मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन लगा देगा सेक्शन 147 ऑफ द BNSS की, और एनफोर्सिबिलिटी करा लेगा कि जज साहब, हमारे गुड़गांव वाले जज साहब ने, मान के चलते हैं, एक एग्जांपल लेता हूँ, गुड़गांव में एक महिला ने अपने पति के ऊपर मेंटेनेंस प्रोसीडिंग सेक्शन 144 ऑफ द BNSS में स्टार्ट कर दी थी। अब जज साहब ने, गुड़गांव के मजिस्ट्रेट साहब ने महिला के फेवर में 20,000 रुपये मंथली का एक मेंटेनेंस, इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर कर दिया। तो जैसे ही उसका पति, जब तक गुड़गांव में भाई पूरी डिफेंस ले रहा था अपने, मतलब पत्नी के उस मेंटेनेंस प्रोसीडिंग को भाई पूरा डिफेंस ले रहा, टक्कर दिया था। अब जैसे ही मजिस्ट्रेट साहब ने 20,000 के ऑर्डर करे, जो पति है जो गुड़गांव में पहले डिफेंस ले रहा था, गुड़गांव में प्रोसीडिंग कर रहा था, चालू ही नहीं, मतलब उसने वो डिफेंस ले रहा था, अब वो पति भाग गया गोवा में। ठीक है, क्यों भाग गया? क्योंकि 20,000 रुपये देने पड़ेंगे गुड़गांव में। तो अब यही कह रहा है कि अब वो पत्नी, अब वो गोवा से गुड़गांव तो भाई आने को रहा, अब वो पत्नी क्या करेगी? जो गुड़गांव में जिसने केस चला गया वो गोवा जाएगी और गोवा के जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के सामने एप्लीकेशन लगाएगी सेक्शन 147 हो तो BNSS की। और अब क्या कहेगी वहाँ मजिस्ट्रेट साहब को कि मजिस्ट्रेट साहब, गुड़गांव के एक मजिस्ट्रेट साहब ने मेरे फेवर में 20,000 रुपये का ऑर्डर मेड कर दिया था, मेरे को भत्ता दिलाया जाना था। अब ये व्यक्ति, मेरा पति गोवा में भाग आया है, तो आप हमारी तफ्तीश कर लीजिए, हमारी आइडेंटिटी को पहचान लीजिए कि मैं वही लेडी हूँ, मैं वही व्यक्ति हूँ जिसको गुड़गांव की कोर्ट ने मेंटेनेंस सुनाया है फेवर में, और ये वही व्यक्ति जिसको मेंटेनेंस देना है। तो मजिस्ट्रेट साहब ये संतुष्ट करेंगे कि हाँ ये वही व्यक्ति है, उनकी आइडेंटिटी कन्फर्म करेंगे, और फिर वो गोवा वाले मजिस्ट्रेट साहब क्या दिला देंगे भाई? मेंटेनेंस उस वहाँ जो गोवा में उसका पति जाके बस गया है उसे दिलाना चालू कर देंगे। ठीक है, या फिर वो गोवा में उसका पति चला तो गया है, पर वो पहले के खर्चे, जो पहले का मेंटेनेंस ऑर्डर था, मान के चलिए बहुत सारे महीनों का ड्यू था गुड़गांव में, तो वो नहीं दे रहा है। तो अब वो वाइफ है, वो गोवा में जाके वो पहले के जो मेंटेनेंस मनी उसने नहीं दिया है वो गोवा में ले सकती है। ठीक है, और मेंटेनेंस मनी ही नहीं, गोवा में जाके वो गुड़गांव वाली पत्नी जो गुड़गांव में केस चला था वो ले सकती है, भले ही एक्सपेंसेस जो उसने प्रक्रिया में मेंटेनेंस प्रोसीडिंग सेक्शन 144 ऑफ द BNSS में जो पैसे पूसे लगाए हैं, अपना वकील किया है, उसके ऑब्वियसली वही एक्सपेंसेस होते हैं, वकील किया है, कोर्ट में आने जाने के जो खर्चे हुए हैं, ठीक है, तो वो वाले खर्चे भी गोवा वाला मजिस्ट्रेट उसके पति से दिला सकता है। ठीक है, तो ये है हमारा सेक्शन 147 ऑफ द BNSS। तो हम इसमें आइडेंटिटी को भी अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है, और सेटिस्फाई को भी अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है, और नॉन पेमेंट को भी अंडरलाइन कर लेंगे कि कोई बकाया था पैसा, ठीक है, वो भी दिला दिया जाएगा। ठीक है, दिला दिया जाएगा, ये लिख लीजिए आप। ठीक है, तो ये हमारा होता है इसी के तहत सेक्शन 147 ऑफ द BNSS कंप्लीट। तो आज हमने अपने मोटे सेक्शन कौन से कर लिए? आज हमने सेक्शन किया है 145, ठीक है,
145, 146 एंड 147, ठीक है। तो मैंने आपको आज 145, 146 और 147 करवा दिए हैं, और हमारा आप चैप्टर 10 आज वाली क्लास में मैंने पूरा खत्म कर दिया है। और अब हम कल वाली क्लास में हम चैप्टर 11, ठीक है, जो कि बोलता है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रांक्विलिटी, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर की जनता जनार्दन की शांति को मेंटेन किया जाएगा, और साथ साथ जनता जनार्दन की शांति के साथ साथ ट्रांक्विलिटी को, मतलब ऐसे ही वातावरण, अच्छा वातावरण बना रहे, उसको मेंटेन किया जाएगा, ठीक है। तो हम कल वाले क्लास में इस वाले चैप्टर 11 को पढ़ना चालू करेंगे, जो कि सेक्शन 148 टू सेक्शन 167, ठीक है, कल हम ये पढ़ेंगे। और आज वाली क्लास में जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने सेक्शन 145, 146 और 147 आपको पूरी तरह से हिंदी में अच्छी तरह से समझा दी, ठीक है। तो आज की BNSS की वीडियो यहीं खत्म होती है, तो हम कल मिलते हैं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।